बुलाएंगे तो आवाज सुनेगी ना। आदरणीय जिला प्रधान श्री जगदीश पात्रा जी, बलवान साचला जी युवा जिला प्रधान है, जसकंवर सिंह जी नागड़ा प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा, मंजीत सिंह जी गिल प्रधान गुरुद्वारा तेग बहादुर साहब, अवतार सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा नूरनगर साहिब, मास्टर रणवीर सिंह जी मंडी प्रधान टोहाना, संदीप सिंह जी नागड़ा युवा किसान नेता, रणजीत सिंह जी टेर ब्लॉक प्रधान जाखड़, श्री विजेंद्र सिंह जी दारसूल युवा प्रधान टोहाना, ज्ञान सिंह जी युवा जनरल प्रधान टोहाना, श्री योगेंद्र नायक जी, श्री जगदीप औरख जी और हमारे नेताजी परम मंत्री जी पूर्व मंत्री परमवीर आर्य जी भी बैठे हुए हैं नीचे, और सभी लंगर की सेवा करने वाली कमेटी गांव कुंदनी, लंगर की सेवा करने वाले जीवन कुमार आरती जी मंडी टोहाना, कालवन गांव की सेवादार सोसाइटी टोहाना शहर की सभी संस्थाएं, फतेहपुरी के सेवादार, लोहाखेड़ी के सेवादार, स्टेज वाले सभी सेवादार, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बुजुर्गों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई साथियों, आज हमारी लड़ाई है हमारी जीविका की, हमारे जिंदा रहने की, हमारे कारोबार बचाने की। हम अमीर बनने के लिए नहीं लड़ रहे। और एक बात का आप और ध्यान रखो, आज हमारे दलित भाइयों ने जो सम्मेलन करवाया बरवाड़ा के अंदर, साथियों हमें हमारी फूट ने मार डाला। हम भूल गए हमारी लड़ाई किससे है। किसान मजदूर से लड़ रहा है, व्यापारी किसान से लड़ रहा है, मजदूर कहता है मेरे को किसान ने खा लिया, किसान कहता है मेरे को आड़ती ने खा लिया, आड़ती कहता है मेरे को व्यापारी ने खा लिया। और ये हम भूल गए खा किसने लिया। हमारा वो हाल हो रहा है, एक के पास लंगोटी है, दूसरा नंगा है, और हमें सरकार ने बहकाया कि ये जो लंगोटी वाला है ना, ये लंगोटी तेरी है। अब वो नंगा उस लंगोटी वाले पे झपट रहा है कि मेरी लंगोटी ले, तूने मेरी लंगोटी छीन ली। अब वो ये नहीं सोच रहा कि पहली बात तो तू लंगोटी छीन भी लेगा फिर भी क्या हो जाएगा, और अगर छीन भी ली तो अगला नंगा हो जाएगा, फिर वो तेरे पे झपटेगा। बस वो वही काम कर रहे हैं। मजदूर और किसानों को लड़वाया जा रहा है, किसानों और आड़तियों को लड़वाया जा रहा है, आड़ती और व्यापारियों को लड़वाया जा रहा है। लेकिन हम भूल गए हमें खाया किसने। हमारे लूटने वाले कौन है, हमारे शोषणकर्ता कौन है, उनके विरुद्ध तो हमारी आवाज नहीं गई। जाट सैनी से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, हिंदू सिख से लड़ रहा है, हरियाणा पंजाब लड़ रहा है। बस यही लड़ाई आपस में। और इस फूट का फायदा किसने उठाया? इस फूट का फायदा उठाया हमारे पूंजीपतियों ने। क्या हमारा कभी ध्यान गया कि हम सब अगर उन पूंजीपतियों के इस पूंजीवाद के खिलाफ हो जाएं तो हमारा सबका जीवन स्तर बच सकता है, हमारा सबका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। साथियों, हमने कभी नहीं सोचा हम किसने लूटे, कभी हमने वोट के टाइम कभी नहीं अपने मुद्दों पे आवाज उठाई, कभी अपने मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। हमें टिकट मिलता है जाति के आधार पे, हम वोट डालते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बस वहीं उलझे। इस मक्कड़ जाल से बाहर निकलना होगा आपको। और मक्कड़ जाल ये है कि आज एक आदमी की आमदन देश में 90 करोड़ एक घंटे की, 90 करोड़ यानी
एक साल की पूरे देश के किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा, क्या हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए? हमारा दूसरे आदमी की आमदन इसी देश में 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। ये समानता है, ये मिली देश को आजादी। उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था जब देश को आजाद कराया था। आज उत्तम खेती है। जब देश को आजाद कराया था तब खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 65 रुपए था। आज खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 10 रुपए से भी कम है, 10% से भी कम है। क्या इसलिए देश को आजाद कराया था? आज हमारा देश भुखमरी में 73 साल बाद भुखमरी में 107 देशों की गिनती में 94वें स्थान पे खड़ा है। क्या इसलिए देश को आजाद कराया था? आज हमारे 45% बच्चे खुराक पूरी नहीं दे पा रहे हैं उनको। 45% बच्चे हमारे जिनकी अपनी उम्र से बढ़वार कम है, जिनका अपनी उम्र से वजन कम है, उनको पूरी खुराक नहीं दे पा रहे। ये है हमारे देश की हालत। और दूसरी तरफ एक आदमी मकान बनाता है 15 साल पहले, अंबानी 9,000 करोड़ का, 9,000 करोड़। उसकी पत्नी मोबाइल रखती है 315 करोड़ का। उसकी बेटी पूजा के लिए तैयार होती है 280 करोड़ में। अरे कौन सा देश बना के रख दिया ये? 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा, 80 रुपए किलो में बेचा। कोई कानून नहीं है भाई 8 में खरीदा तो 16 में ही बेच दे। 50 रुपए किलो में दाल खरीदी, 200 रुपए किलो में बेची, जान निकाल दी देश की। और अभी यहां पे सब्र नहीं है, अभी इतने में सब्र नहीं है। अभी आपका और खून निचोड़ के ये जो कानून बनाए हैं ना, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती व्यापार, आपकी पूरी खेती को व्यापारियों के हवाले करना। और व्यापारी ये नहीं जो आपके टोहाना में बैठे हैं, ये व्यापारी कुछ नहीं है। किसी ने 1000 बोरी खरीद के रख ली, किसी ने 10,000 बोरी खरीद के रख ली। वो व्यापारी है जो सारे देश का माल एक ही खरीदने की कैपेसिटी रखता है। वो व्यापारी, उनको देश का कारोबार दे दिया, सारी स्टॉक की सीमाएं हटा दी। और ठंडे दिमाग से सोचिए, इन कानूनों से पूरा खेती का बिजनेस जो खरबों का है वो तो व्यापारियों को जाएगा ही, उसमें तो वो और मुनाफा कमाएंगे ही। कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। लेकिन अगर देश का भोजन चंद व्यापारियों के गोदामों में कैद हो गया तो फिर पैदा करने वाले को तो जो होगा सो होगा। लेकिन ये बताइए कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, रेडी बड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो तो सारा ही मोल लेके खाएंगे ना। तो फिर ये आंदोलन केवल किसानों का कैसे हुआ? उन मजदूर भाइयों को भी साथ में लगाइए ना, उन दलित भाइयों को भी साथ में लगाइए ना। अरे जो मोल लेके खाते हैं ये तो उनका ज्यादा आंदोलन है। इसलिए सारे शहर वाले भाई आइए हमारे साथ में, सारे मजदूर भाई, एससी भाई, बीसी भाई, सारे आइए हमारे साथ में। मिलके लड़ेंगे ये आंदोलन, मिलके लड़ेंगे इस पूंजीवाद के खिलाफ। हमारा खून निचोड़ के रख दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है देश की जनता को। अरे पिछले 20 सालों में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या करके कर्जे में परेशान कर दिया। बैंकों ने आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी खानी पड़ी, किसी को जेल में डाल दिया तो फांसी खानी पड़ी। क्या इस देश के अंदर जो किसानों का और मजदूरों का देश कहा जाता है,
जहाँ किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें मर गया किसान कर्जे में, उसमें मर गया किसान भूख से, गरीबी से। और उसी देश के अंदर कोई एक भी पूंजीपति 20,000 करोड़ के कर्जे में, 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई एक भी पूंजीपति को फांसी खाई हो तो बता दो। कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। अरे किसका है देश? किसने आजाद कराया देश को? कौन कर रहा है देश की राखी? और क्यों हम बैठे हुए हैं? किसके भरोसे बैठे हुए? कौन बचाने आएगा? क्या सत्ता बदलने से कुछ हुआ? नहीं हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने का है। व्यवस्था कब बदली जाएगी? जब आप जाति और धर्म से बाहर निकलोगे तब बदली जाएगी। ये देश पूंजीपतियों के लिए आजाद नहीं कराया था। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ तो बता दीजिए। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की सीमा पर शहीद हुआ हो तो बता दीजिए। अरे हम क्या मांग रहे हैं? केवल जिंदा रहना, केवल जिंदा रहना। जिंदा रहना तो पशु का भी अधिकार है। हमारे पास दो चीज है, एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हमारी फसल, जो हमारी 23 फसलें हैं जिनका एमएसपी तय है, अगर हमें एमएसपी, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कम से कम कहते हैं, वो कम से कम भी मिले तो हमारी फसल बिकती है 17 लाख करोड़ की। और आज हमारी फसल बिक रही है करीब 13 लाख करोड़ की। यानी हमारा कम से कम भी 4 लाख करोड़ कम की बिक रही है। आज हमारी मजदूरी जो कम से कम अनस्किल्ड की भी 9500 रुपए के करीब है, हमें मिल रहे हैं 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। आप जो फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं, छोटी कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे पढ़े लिखे शहर में काम करने जा रहे हैं, क्या मजदूरी मिल रही है? और मजदूरी भी कम से 3,000 रुपए कम। हमारा एमएसपी से भी 4 लाख करोड़ का हर साल नुकसान। बस इतना से ही तो मांग रहे हैं। और वो पैसा देश की जीडीपी में जाना था, देश के लेन देन में जाना था, देश की जीडीपी बढ़नी थी। और यही कारण है आज देश की जीडीपी डाउन गई। और जब देश की जीडीपी डाउन गई तब देश का रिकॉर्ड सामने आया। कपड़े कम बिके, गाड़ियां कम बिकी, मकान कम बिके, बहुत कुछ कम बिका, देश की जीडीपी गिरी। और जब देश की जीडीपी गिरी, जब मंदी आई, फिर मंदी के नाम पे देश के खजाने से 5 लाख करोड़ रुपया निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को, 70,000 करोड़ दिया देश के बिल्डरों को, 5 लाख करोड़ बांट दिया इस किसान के नाम पे। फिर साथियों, बजट ऐसा लाख का कम कर दिया जाता है। जियो में कैसे हमारी लड़ाई तो जिंदा रहने की। और साथियों, एक बात और बता दो, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं ना, क्या वो 6,000 में 7,000 रुपए में परिवार चला लेंगे? और अगर नहीं चला सकते, फिर हम क्या सोच के बैठे हैं? हम क्यों लड़ने के लिए ग्राउंड में नहीं आ रहे? क्यों लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ रहे? क्या कौन लड़ेगा हमारे लिए? दूसरे देश के लोग लड़ने आएंगे? अरे साथियों, किसी ने महात्मा से पूछा था कि ये किस्मत क्या होती है? हम कह देते हैं हमारी किस्मत में है। उसने पूछा कि किस्मत क्या होती है? उस महात्मा ने कहा कि सभी विच्छेद कर दीजिए। किस जमा मत, हम किस मत के हैं, किस बुद्धि के हैं, वही हमारी किस्मत है। किस्मत आदमी खुद लिखता है, किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता। अरे वो किस्मत लिखने के लिए मैदान में आ जाइए आप। वो किस्मत लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आज सर छोटू राम ने भी यही कहा है, खुद ही को कर बुलंदी इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं और बीजेपी की किस्मत फोड़ भी सकते हैं।
साथियों, देश के मालिक हो आप अपनी ताकत को भूल गए हो। हाथी जैसी ताकत है आपके अंदर। एक पीलवान के सिर पे बैठता है, पूरे गांव में मांगता फिरता है, लेकिन अगर उस हाथी को अपनी ताकत समझ में आ जाएगा तो पूरे गांव से एक हाथी काबू नहीं आएगा। वो हाथी जैसी ताकत है आपके अंदर, लेकिन आप अपनी ताकत को भूल गए। उसको प्रयोग करिए। कुछ नहीं होती सरकारें वरकारें, कुछ नहीं होती। आप फूस की तरह उड़ा सकते हो सरकार को। क्या होती है सरकार जनता के सामने? लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पूंजीपतियों ने छीन ली आपसे। पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए बन गई है, और आज जरूरत है उससे सरकार छीनने। आज देश के आधे पूंजीपति देश के एमपी बन गए हैं। आज देश के आधे पूंजीपति देश के राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। सारा मीडिया उन्होंने अपना तैयार कर लिया है। किसी पूंजीपति के 20 चैनल है, किसी पूंजीपति के 50 चैनल है। आपकी बात करेंगे वो नहीं करेंगे। मत रहिए मीडिया के भरोसे, मत जाइए मीडिया की अफवाहों के ऊपर। साथियों, आपको लड़ना होगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और जो अपनी हिम्मत नहीं करता ना, जो खुद नहीं लड़ता ना, उसके लिए तो खुदा भी नहीं लड़ता। इसलिए टाइम है हमारे पास, टाइम है। हम छीन ले अपना। अरे हाथ जोड़ते हो लोग गुनाहगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह। हाथ जोड़ने से हासिल कुछ नहीं होता, कर तेज धार अपनी तलवार की तरह। साथियों, छीनने का टाइम है। मत घुसने दो बीजेपी वालों को गांव के अंदर, मत करने दो बीजेपी वालों को कहीं भी सभा। क्यों? दिल्ली हमारी है, इनके बाप की नहीं थी। जहां से इन्होंने लठ मारे हमें, जहां से इन्होंने पानी मारा हमें, 30-35 मुकदमे पर दर्ज कर चुके हैं। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी का अधिकार छीन ले रहे हैं। हमें धक्का नहीं मार लिया देश के ऊपर। क्यों मुकदमे दर्ज कर दिए? क्यों लठ मारे गए? क्यों पानी मारा गया? क्यों दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया? पीपड़ी के अंदर हमारे सिर फाड़ दिए गए, हमारी हड्डियां तोड़ दी गई। देश इनकी बकौती नहीं है। हम अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, और अधिकार मांगे से नहीं बनता, छीनना पड़ता, और छीन लीजिए। साथियों, एक भी सभा, एक भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बीजेपी और जेजेपी का। तो सबक सिखा दो गाँव में मत। साथियों, जो इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, जो इस धर्म युद्ध में जनता को बचाने का, देश को बचाने का युद्ध है, ये किसानों का नहीं, देश की जनता का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। हमारा अधिकार है, प्रकृति का अधिकार सबके लिए पैदा किया। उसने हमारे लड़ने के लिए नहीं पैदा किया, सबके लिए पैदा किया, सबके लिए पैदा किया है। क्यों भूखे कर रहे हैं हम? जो भाई इस आंदोलन में, इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, और कल वो आपके पास चुनाव में खड़ जाए, चाहे मेंबर से लेके एमपी तक किसी चुनाव में खड़ जाए, उसको वोट मत देना, चाहे कदे मत देना। हम जाएंगे पश्चिम बंगाल में भी, जहां जहां चुनाव हो रहा वहां भी जाएंगे। वहां के लोगों से भी अपील करेंगे, वहां के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि देशद्रोही पार्टी को वोट मत दो, चाहे किसी को दे देना। साथियों, ये बीजेपी के कुछ चेले हैं, बीजेपी के कुछ चेले हैं जिनकी तिजोरियां भरने के लिए ये काले कानून बनाए हैं। अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, और अब तो बाबा रामदेव इनसे भी ऊपर रख गया। इनका सारे सामान का बहिष्कार कर दो, इनसे नहीं खरीदना, किसी के छोटे दुकानदार से किसी से खरीद लेना, इनका सामान नहीं खरीदना।
साथियों, इसके साथ ही मैं बात को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हो। माफ़ी भी चाहूँगा लेट आने के लिए। एक काम और करें, हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते, तब तक लड़ना है। हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हमें नहीं पता कितने महीने लगेंगे, हमें नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। और उसके लिए आपने पक्की तैयारी करनी है। पक्की तैयारी करनी है। पक्की तैयारी का मतलब ये है, अपने अपने गांव में पंचायत करें, अपने अपने गांव में संगठन बनाए, कमेटी बनाए, बहुत जरूरी है। नहीं तो आंदोलन तो अन्ना हजारे का भी खड़ा हुआ था, लेकिन एक बार उस आंदोलन को किसी तरह से उठा दिया गया तो दोबारा टाइम फीस हो गया था, क्योंकि संगठन नहीं था। हर गांव में कमेटी बनाई और एक हर गांव में पंचायत करके तय कर लीजिए कि आपके गांव में अगर 100 आदमी हैं तो 25 आदमी आपके जरूर दिल्ली के धरने में रहेंगे। अगले बार में दूसरे 25 चले जाएंगे, वो पहले वाले आ जाएंगे। ये हर गांव से कर लीजिए। और दलित भाई, मजदूर भाई, उनको भी साथ में मिलाइए, उनका भी आंदोलन को समझाने की जरूरत है। और अगर उस किसान का जो धरने में बैठा है उसका कोई काम खराब होता है, क्योंकि आगे फसल का टाइम भी आना है, सरकार सोच रही है कि फसल के टाइम में तो किसान उठ के वापस चला ही जाएगा। अरे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हमारे पास सिस्टम है, हमारे दूसरे भाई गांव में हमारा काम संभालेंगे। आप अपने गांव में सिस्टम खड़ा करिए। जो भाई दिल्ली के धरने पे है, तो उसका पीछे से कोई काम खराब होता है, अगर उसके पीछे से ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, आदमियों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पिछले भाई का काम संभालें। साथियों, आज हरियाणा खड़ा हुआ है तो सरकार की टांगें कांप गई हैं। आज कहीं वो जाति नाम के नाम पे, कहीं वो धर्म के नाम पे, कहीं वो अब जाट करते फिरते हैं। हम क्षत्रिय बिरादरी इस आंदोलन में शामिल हैं। हम सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। हम सभी जातियों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। और लगाने बीजेपी पर जोर लगाती है, हम नहीं टूटेंगे। जो ऊपर वाले की देन है, जो ऊपर वाले की बख्शिश है आंदोलन में, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाईचारा और जुड़ गया है। और एक और इस आंदोलन में, इस आंदोलन ने संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सिद्ध कर दिया है आपके आंदोलन में। बताओ किसी एक को भी कोरोना हो तो यहाँ अरबों का घोटाला है इसके पीछे, वो भी आपने सिद्ध कर दिया है। कोरोना को भी मार दिया आपने। ये समझ ले आज की सरकार कि ये आंदोलन उस परवरदिगार की दया में चल रहा है। बीजेपी ने गुंडे भेज के हमले करवाने चाहे, बीजेपी ने जात के नाम पे लड़वाना चाहा, बीजेपी ने धर्म के नाम पे लड़वाना चाहा, बीजेपी ने हरियाणा पंजाब के नाम पे लड़वाना चाहा, लेकिन सब षड्यंत्र फेल। साथियों, बस मैं आपसे इतनी सी विनती करता हुआ कि आप जिस जोर से, जिस जोश से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस आंदोलन में लगे हुए हो। एक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, उसने अपने कुल देवता को मनाया कि आशीर्वाद दो जीत का। तो उस कुल देवता ने कहा एक बलि चाहिए, एक बलि चाहिए तब आशीर्वाद दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी बलि ले दीजिए। जब वो बलि देने के लिए तैयार हुआ, 50 साल का आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा इस 80 साल वाले का तजर्बा बहुत है, इस 80 साल वाले का तजर्बा बहुत है, इसको जिंदा रहने दीजिए। मेरा तजर्बा भी कल है, मेरी उम्र 50 साल है, मेरी बलि ले लीजिए। जब वो 50 साल वाला भेड़ बलि देने के लिए तैयार हुआ तो 18-20 साल का नौजवान उठ के खड़ा हो गया सभा के अंदर से। उसने कहा ये 50 साल का जो आदमी है, इसका तजर्बा भी है, इसमें ताकत भी है अभी लड़ने की, मेरा कोई तजर्बा नहीं है, मेरी बलि ले लीजिए। उस कुल देवता ने कहा
जिस राज्य का बच्चे से लेके बूढ़े तक सब बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो कोई लड़ाई नहीं हार सकता। और साथियों, आज हम बता देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार है ही, हमारी बहनें भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। कहाँ समझ जाना चाहिए बीजेपी को। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप छोटे से मैसेज के ऊपर इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, इतनी संख्या में दिल्ली में मोर्चों में इकट्ठे हुए हो। 250 कुर्बानियाँ हमारी जा चुकी हैं, अभी तक सरकार का जो दिल है वो नहीं सींचा है। लेकिन साथियों, हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई जीत नहीं जाते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।